नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज का हमारा टॉपिक है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की स्थायी सदस्यता और चीन। अभी हाल ही में, जैसा कि आप जानते हैं, अभी हाल ही में जो भारत की राजधानी नई दिल्ली में G20 संगठन का जो 18वां शिखर सम्मेलन अभी संपन्न हुआ है, तो उसमें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार का मुद्दा बहुत ही जोर शोर से उठाया है और इस संगठन के जो अन्य सदस्य हैं उन्होंने इस संबंध में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया, चाहे वो तुर्की रहा हो, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने भी समर्थन किया और तमाम सारे देशों ने समर्थन किया इस संबंध में भारत का। लेकिन चीन ने इस संबंध में कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, चीन ने इस संबंध में कुछ नहीं कहा, कोई समर्थन जैसी बात उसने नहीं की। तो इस शिखर सम्मेलन के दौरान जिस प्रकार से पूरा का पूरा एक सिनारियो उभर करके आया, उससे यह स्पष्ट हो गया है कि भारत की जो स्थायी सदस्यता का मुद्दा है उसमें जो सबसे बड़ा रोड़ा है, जो सबसे बड़ा संकट है इस समय, वो चीन है। और चीन आखिर में भारत को इस एलीट क्लब में क्यों शामिल नहीं होने देना चाहता है, उससे चीन को क्या प्रॉब्लम है कि जब अगर भारत उसका सदस्य बन जाएगा तो उससे भारत को क्या फायदा है। तो ये तमाम सारी चीजें हम देखेंगे कि आखिर में चीन इतना बड़ा व्यवधान क्यों पैदा कर रहा है, क्यों वो भारत को रोकना चाहता है इसकी स्थायी सदस्यता लेने से। तो उन तमाम सारे मुद्दों पर, पहलुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। तो हम बात शुरू करते हैं भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संबोधन से। देखिए, मोदी जी ने ये कहा कि विश्व को एक बेहतर भविष्य की ओर ले जाने के लिए, विश्व को एक बेहतर भविष्य की ओर ले जाने के लिए यह आवश्यक है, अपरिहार्य है कि जो वैश्विक संस्थाएं हैं वो जो वर्तमान विश्व की जो वास्तविकता है, जो सच्चाई है, उसके अनुरूप उन्हें होना चाहिए, अन्यथा वे अप्रासंगिक हो जाएंगे, अर्थात उनकी समाज में कोई उपयोगिता नहीं रहेगी। और जो तुर्की ने इस संबंध में क्या स्टेटमेंट दिया, तुर्की ने इस संबंध में क्या स्टेटमेंट दिया। तुर्की ने यह कहा कि यदि भारत जैसा देश यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का, यदि भारत जैसा देश यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनता है तो ये बड़े गर्व की बात होगी, क्योंकि जो ये P5 कंट्रीज हैं, इनके बाहर भी दुनिया है और हम इन्हीं 5 देशों को सिर्फ सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं देखना चाहते हैं। तो तुर्की का ये स्टेटमेंट रहा है। और यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस साहब, उन्होंने ये कहा नई दिल्ली में कि सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स होना चाहिए, सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार होना चाहिए और भारत को उसका मेंबर बनाया जाना चाहिए। किंतु दुख की बात यह है कि यह फैसला हमारे हाथ में नहीं है। बात सही है भाई, इसमें सेक्रेटरी जनरल चाह करके भी कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि अंततः जो चीजें हैं वो जनरल असेंबली से प्रस्ताव पारित होकर के जो सिक्योरिटी काउंसिल के P5 मेंबर हैं वो एक कंसेंसस से उसको एक्सेप्ट करेंगे, उसको अप्रूव करेंगे, तभी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो एंटोनियो गुटेरेस जी का कहना बिल्कुल सही है। तो इस शिखर सम्मेलन के दौरान जिस प्रकार से चीजें उभर करके आई, जिस प्रकार से एक सिनारियो उभर करके आया, उससे यह स्पष्ट हो गया है कि स्थायी सदस्यता के संबंध में जो सबसे बड़ा व्यवधान है, जो सबसे बड़ा कंटक है, जो सबसे बड़ा हिंड्रेंस है, बाधा है, वो चीन है। और चीन से इस संबंध में किस प्रकार से निपटा जाएगा,
वो भाई एक ही तरीका है, डिप्लोमेटिक तरीके से उनको हम समझाएंगे, समझाने की कोशिश करेंगे, कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, और आखिर में चीन अंततः इस पर मानेगा। लेकिन अब कब मानेगा ये तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन एक दिन चीन को ये बातें समझ में आएंगी और चीन को अंततः इस संबंध में कोई स्टैंड लेना पड़ेगा, तो पॉजिटिव स्टैंड लेना पड़ेगा। तो ये तमाम सारे नेताओं के स्टेटमेंट रहे हैं, जो सिनारियो उभर करके आया, जो एक प्रकार का परिदृश्य उभर करके आया भारत की परमानेंट मेंबरशिप के बारे में जो सिक्योरिटी काउंसिल में है। तो वो जो ये पूरा का पूरा सिनारियो उभर करके आता है, इससे ये स्पष्ट हो गया है कि यदि चीन इस संबंध में एक पॉजिटिव रवैया अपनाए, पॉजिटिव स्टेटमेंट दे और पॉजिटिव स्टैंड अपनाए, तो भारत को सिक्योरिटी काउंसिल में जो परमानेंट मेंबरशिप का जो मुद्दा है वो बहुत ही जल्दी सुलझ जाएगा और भारत सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बन जाएगा। लेकिन अब जा करके जो सुई है, जो पॉइंट है, वो चीन पर अटकता है। अब चीन इस संबंध में कितना जल्दी समझता है या कितना जल्दी हम उसको कन्विंस कर लेते हैं, ये देखने वाली बात है। तो अब हम ये देखेंगे कि ये जो पूरी की पूरी जो चर्चा है, जो पूरा का पूरा ये लेक्चर है, आज इसी पर बेस्ड है। तो इस प्रक्रिया में हम आगे बढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि ये जो सिक्योरिटी काउंसिल है, सिक्योरिटी काउंसिल है क्या, सिक्योरिटी काउंसिल हम किसे कहते हैं, ये कैसी संस्था है, अब हम उसको देखेंगे और बारी बारी से फिर ये देखेंगे कि सिक्योरिटी काउंसिल में किसी भी सदस्य को परमानेंट मेंबरशिप कैसे दी जाती है, और फिर इस मतलब भारत का जो रास्ता है चीन क्यों रोक रहा है, इससे चीन को क्या फायदा है, और भारत जब सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बन जाएगा तो इससे भारत को क्या फायदा है, विश्व बिरादरी को क्या फायदा है। तो इन तमाम सारे बिंदुओं पर हम सिलसिलेवार ढंग से अपनी बात रखेंगे, आपके सामने विचार प्रस्तुत करेंगे। तो अब हम ये देखते हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल है क्या। आप सभी लोग ये बात अच्छे तरीके से जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद महासभा सुरक्षा परिषद सामाजिक और आर्थिक परिषद न्यास परिषद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय सचिवालय आप सभी लोग ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अवसान होता है तो 1945 में यूनाइटेड नेशंस ने मिलकर के यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन बनाया और उस समय इसके 51 सदस्य थे और यूनाइटेड नेशंस के 6 प्रमुख अंग हैं: महासभा, सुरक्षा परिषद, सामाजिक और आर्थिक परिषद, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय। और आज हम बात कर रहे हैं विशेष रूप से ये जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के जो 6 प्रमुख अंगों में ये एक प्रमुख अंग है सुरक्षा परिषद। तो आज हमारा जो पूरा का पूरा लेक्चर है इसी पर केंद्रित है, इसी पर आज चर्चा केंद्रित रहेगी। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है 45 में, तो उसका मेन मोटो ये था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर
में जिस प्रकार से विभीषिका को विश्व समुदाय ने देखा, जिस प्रकार से इतनी समस्याओं को विश्व समुदाय ने झेला, इस प्रकार की समस्या अब आने वाली पीढ़ी के सामने न आए, इस प्रकार की विभीषिका न झेलना पड़े, हम एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सके, इसी उद्देश्य को लेकर के, इसी ऑब्जेक्टिव्स को लेकर के यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है। और मित्रों, जो सिक्योरिटी काउंसिल है, यह यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की सबसे ताकतवर संस्था है। सबसे ताकतवर संस्था सिक्योरिटी काउंसिल है। और जो सिक्योरिटी काउंसिल है, जो यूएन चार्टर है, जो यूएन चार्टर है, इसमें कुल 19 चैप्टर यानी अध्याय हैं और 111 आर्टिकल हैं। तो चैप्टर यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का जो चार्टर है, उस चार्टर में 19 चैप्टर यानी 19 अध्याय और 111 आर्टिकल है। तो चैप्टर यानी अध्याय 5, 6, 7, 8 ये 5, 6, 7, 8 चैप्टर यानी अध्याय और आर्टिकल 23 से 54, आर्टिकल 23 से 54 तक ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो गठन है, उसकी जो शक्तियां हैं, उसके उत्तरदायित्व हैं, कार्य हैं, उनके बारे में ये प्रावधान बताता है। उनके बारे में ये प्रावधान है कि सिक्योरिटी काउंसिल का गठन कैसे होगा, उसका कार्य क्या है, उसकी शक्तियां क्या है, उसके उत्तरदायित्व क्या है, वो तमाम सारी चीजों का जो उल्लेख है वो आर्टिकल 23 से 54 तक है। और चैप्टर यानी अध्याय 5, 6, 7, 8 ये चारों चैप्टर और आर्टिकल 23 से 54 ये सिक्योरिटी काउंसिल से ही संबंधित है। और सिक्योरिटी काउंसिल जो है, जो सिक्योरिटी काउंसिल है, ये यूएनओ का सबसे ताकतवर अंग है। इसके ऊपर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को बनाए रखने की जिम्मेदारी है। और यही एक ऐसा अंग है जो बल प्रयोग की शक्ति रखता है। यही एक ऐसा अंग है जो बल प्रयोग का अधिकार रखता है। और यही एक ऐसा अंग है जो जिसके निर्णय सदस्य देशों पर बाध्यकारी होते हैं, बाध्यकारी होते हैं। और यही एक ऐसा अंग है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का जो हर समय कार्य करता है।
हर समय 24/7 कार्य करता है। अब देखिए कि सिक्योरिटी काउंसिल यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ताकतवर अंग है। इसके ऊपर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को बनाए रखने की जिम्मेदारी है। यही एक ऐसा अंग है जो बल प्रयोग का अधिकार रखता है। यही एक ऐसा अंग है जिसके निर्णय सदस्य देशों पर बाध्यकारी होते हैं। यही एक ऐसा अंग है जो 24/7 कार्य करता है। अब बताइए कि ये जो सिक्योरिटी काउंसिल है, ये यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में समझिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत ही इसका इंपॉर्टेंट रोल है। इसके रोल को देखते हुए ही, इसके इंपॉर्टेंस को देखते हुए, इसकी भूमिका, इसके कार्य को देखते हुए ही बहुत सारे विद्वानों ने इसके इंपॉर्टेंस के बारे में बात कही है। जैसे एक विद्वान है डेविड कुशमैन। इन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल को दुनिया का पुलिसमैन कहा है। दुनिया का पुलिसमैन कहा है। और पामर और परकिंस ने सिक्योरिटी काउंसिल को यूएनओ की कुंजी कहा है। और एक विद्वान हैं एएच डॉक्टर, इन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल को यूएनओ की प्रवर्तन भूया कहा है। देखिए कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो इंपॉर्टेंस है, जो रोल है, उसकी जो भूमिका है, उस भूमिका को ध्यान में रख करके ही इन विद्वानों ने सिक्योरिटी काउंसिल को इन उपनामों से विभूषित किया है। तो आप समझिए कि इस पूरी की पूरी सिस्टम में, व्यवस्था में यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन रूपी जो एक वैश्विक संस्था है, उसमें सिक्योरिटी काउंसिल सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है। उसका रोल सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे की ऑर्गेनाइजेशन यही है। यूएनओ के जो 6 अंग हैं, सबसे महत्वपूर्ण अंग यही है। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो रिफॉर्म्स का मुद्दा है, वो जिस प्रकार से इसमें राजनीति हो रही है, उसकी वजह से मुद्दा कॉम्प्लेक्स बन गया है। अदरवाइज अगर चीन सपोर्ट करे, चीन एक पॉजिटिव अप्रोच दिखाए, तो ये मुद्दा कोई बहुत क्रिटिकल नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से राष्ट्र अपने अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रख करके, अपने अपने संकीर्ण हितों को ध्यान में रख करके इस समय राजनीति कर रहे हैं, उस वजह से ये मुद्दा बड़ा क्रिटिकल हो गया है। तो ये सिक्योरिटी काउंसिल की ये स्थिति है, चार्टर में वो कहां पर है, उसका रोल क्या है,
उसका उसकी जो भूमिका है वो क्या है, और इन विद्वानों ने उस पे इम्पोर्टेंस को, उसको रोल को देख करके ही इन इनामों से उसे विभूषित किया है। और अब हम देखते हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल में किसी नए सदस्य को सदस्यता देने की जो प्रक्रिया है, जो नियम है, वो क्या कहते हैं, अब हम उस पर देख लेते हैं, उस पर चर्चा कर लेते हैं। मित्रों, आप समझिए कि सिक्योरिटी काउंसिल में जो P5 मेंबर हैं, सिक्योरिटी काउंसिल में जो P5 मेंबर हैं, अगर इनके बीच अगर कंसेंसस नहीं है किसी मुद्दे को लेकर के, किसी विषय को लेकर के, किसी कार्रवाई को लेकर के, तो आप समझिए कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन रूपी जो पूरी की पूरी इतनी बड़ी संस्था, एक वैश्विक संस्था, वो बिल्कुल पंग हो जाती है। क्योंकि कोल्ड वार इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। कोल्ड वार इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण रहा है कि किस प्रकार से इतनी बड़ी वैश्विक संस्था पंग हो गई थी, निष्क्रिय हो गई थी, वो कार्य नहीं कर पा रही थी। सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी काउंसिल में जो P5 मेंबर हैं, उनकी मतलब जो उनकी राजनीति है, उनकी राजनीति के कारण ही ये संस्था बिल्कुल पंग हो गई थी, वो कार्य नहीं कर पा रही थी। तो इसलिए इतनी बड़ी संस्था को सिक्योरिटी काउंसिल के जो P5 मेंबर की जो आंतरिक की जो मतलब कि एक आपस में जो राजनीति है, उस वजह से ये संस्था बिल्कुल पंग हो गई थी। तो आप समझिए कि सिक्योरिटी काउंसिल का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, कितनी वो ताकतवर संस्था है। अब हम देखते हैं कि सुरक्षा परिषद में सदस्यता संबंधी प्रक्रिया को देखते हैं। देखिए, इस प्रक्रिया को देखना जरूरी है, तभी ये बात स्पष्ट हो पाएगी कि हमने जो भी कुछ देर पहले बोला कि चीन ही सिर्फ एकमात्र व्यवधान है, कंटक है, एक रोक है जो भारत को इस संबंध में रोक रहा है। और जब तक हम चीन रूपी फैक्टर को कन्विंस नहीं कर पाएंगे या इस संकट को क्रॉस नहीं करेंगे, तब तक हमें जो अस्थायी सदस्यता है वो मिल भी नहीं पाएगी। तो ये चीज कंफर्म कैसे होगी? अब आप इस प्रक्रिया को समझेंगे तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। देखिए, इसमें सबसे पहले होगा क्या कि जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का जो चार्टर है, यूनाइटेड नेशंस UNO का जो चार्टर है, उसमें संशोधन किया जाएगा। अब इस संशोधन की जो नियम है, जो शर्तें हैं, वो 2 शर्त है। अब कोई भी संशोधन वो पूरा कब होगा, उसे कंप्लीट कब माना जाएगा, या माना जाएगा कि हाँ संशोधन हो चुका है, उसकी 2 शर्तें हैं। कभी ये माना जाएगा कि संशोधन हो चुका है। उसमें पहली शर्त क्या है कि देखिए, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली अपने 2/3 बहुमत से इस संबंध में एक प्रस्ताव पारित करे। तो यहां पर जो ये वाली शर्त है, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो दूसरी शर्त है, देखिए ये तो हो गई पहली शर्त,
और जो दूसरी शर्त ये है कि सिक्योरिटी काउंसिल के P5 सदस्य सर्वसम्मति से उस प्रस्ताव अनुमोदन करें, यानी उसे वो स्वीकार कर लें। यूएनजीए का जो 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव होगा उसको P5 मेंबर सर्वसम्मति से उसका अनुमोदन कर लें, उसे स्वीकार कर लें, उसे सही मान लें, तभी ये प्रक्रिया पूरी मानी जाएगी। तो यहाँ पर जो पहली शर्त है, जो ये वाली शर्त है, यहाँ हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भारत आप जानते हैं कि अभी तक 8 बार भारत अभी तक 8 बार सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में निर्वाचित हुआ है। और यदि आप पिछले 2 बार का जो निर्वाचन है उसका आंकड़ा देखेंगे तो आप इस बात को बिल्कुल समझ जाएंगे कि जो पहली शर्त है, जो पहली टर्म्स है, उसमें भारत को कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस शर्त को हम बहुत ही आसानी से पूर्ण कर सकते हैं, पूर्ण कर रहे हैं। देखिए, भारत जो है, जो 7वीं बार चुना गया था नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में, वो 2011 और 12 के लिए चुना गया था। तो इसमें जो वोटिंग हुई थी, तो भारत ने 190 सदस्यों ने मतदान किया और भारत ने 187 मत प्राप्त किए। 187 मत प्राप्त किए, देखिए 7वीं बार। और जब 8वीं बार जब चुना गया, वो चुना गया था 2021 और 22 के लिए। तो इस बार भारत ने 192 मतों के सापेक्ष 184 मत प्राप्त किए। 192 मतों के सापेक्ष मतलब 192 देशों ने वोटिंग में भाग लिया और भारत ने 184 मत प्राप्त किया। अब आप देखिए कि यहाँ पर जो वोटिंग करने वाले सदस्य 190 थे और भारत को 3 सदस्यों ने उसके विरोध में मतदान किया, 187 ने पक्ष में मतदान किया। अब जो विरोध में मतदान किया उसमें पाकिस्तान तो बिल्कुल क्लियर है भाई, क्योंकि पाकिस्तान तो घुट्टी पी के रखा कि हम भारत का विरोध करेंगे, चाहे कुछ करना पाए लेकिन हम विरोध करेंगे। तो यहाँ पर पाकिस्तान हो गया, 2 अन्य देश और रहे होंगे। तो एक प्रकार से कहने का मतलब यह है कि लगभग भारत, देखिए कि लगभग सर्वसम्मति से भारत नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में चुना जा रहा है। और यहाँ भी देखिए वो 184 मत हमने प्राप्त किया। बताइए कि लगभग हम सर्वसम्मति से चुने जा रहे हैं, मतलब 2/3 मतों से बहुत ज्यादा हमारे पक्ष में मतदान हो रहा है। तो जो पहली शर्त है इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई बाधा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम पहली शर्त को बहुत ही आसानी से प्राप्त कर ले रहे हैं, प्राप्त कर लेंगे और प्राप्त कर भी रहे हैं। जो दूसरी शर्त है कि सिक्योरिटी काउंसिल जनरल असेंबली के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार करे, सर्वसम्मति से उसका अनुमोदन करे, तभी वो संशोधन पूरा माना जाएगा। अगर इन 5 सदस्यों में से, जैसे देखिए P5 में आते कौन है, ब्रिटेन हो गया,
अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, रूस हो गया, चीन हो गया। अब देखिए इसमें से यदि मान लीजिए भाई ये तो स्वीकार कर ही रहे हैं, ये भी स्वीकार करें, ये भी स्वीकार करें, ये भी स्वीकार करें, अब समस्या यही पैदा कर रहा है, व्यवधान यही पैदा कर रहा है। अगर इसने वीटो कर दिया तो वो प्रस्ताव खारिज हो जाएगा, मतलब प्रस्ताव खत्म हो जाएगा, जैसे इस संबंध में कुछ हुआ ही ना हो। तो जब तक हम चीन रूपी फैक्टर को कन्विंस नहीं करेंगे, चीन रूपी फैक्टर मतलब जो है जब तक उससे हम सॉर्ट आउट नहीं करेंगे, उसको हम हैंडल नहीं करेंगे, तब तक हमें सिक्योरिटी काउंसिल की जो परमानेंट मेंबरशिप है वो नहीं मिल पाएगी। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो मैं अभी कुछ देर पहले कर रहा था कि चीन उसमें एकमात्र व्यवधान है, क्योंकि चीन जब तक उसको यूएनजीए के प्रस्ताव को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये चार तो कर ही रहे हैं, तब तक ये प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। अब जैसे पाकिस्तान हो गया या और जो कुछ विरोध कर रहे हैं तो वो चाह करके भी कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि वो सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर है नहीं, और यूएनजीए में हमें पर्याप्त जो बहुमत चाहिए 2/3, उससे ज्यादा हम पा ही रहे हैं। तो अन्य देश जो कुछ विरोधी हैं वो हमारा चाह करके भी कुछ नुकसान नहीं कर पाएंगे, हमें रोक नहीं पाएंगे, लेकिन चीन रूपी फैक्टर को हमें कन्विंस करना पड़ेगा, चीन रूपी फैक्टर को हमें इसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, इसको सुलझाना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो ये तो रही प्रक्रिया की बात, कैसे कोई जो राज्य है वो सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर कैसे बनेगा, उस संबंधित प्रक्रिया क्या है। और अब हम देखते हैं कि चीन इसमें बाधा बना हुआ है, जो चीन इस संबंध में पॉजिटिव अप्रोच नहीं दिखा रहा है। तो आखिर चीन क्यों नहीं पॉजिटिव अप्रोच दिखा रहा है, उससे चीन को क्या नुकसान होगा, उससे चीन का कौन सा इंटरेस्ट प्रभावित होगा, तो हम उसको देखते हैं कि आखिर में चीन भारत का विरोध क्यों कर रहा है, क्यों भारत को वो अस्थायी सदस्यता प्राप्त करने से रोक रहा है, क्यों अस्थायी सदस्यता नहीं प्राप्त करने दे रहा है, या उस संबंध में क्यों व्यवधान पैदा कर रहा है। अब हम उसको देखेंगे। चीन क्यों विरोध कर रहा है? देखिए, चीन के विरोध करने की वजह बहुत हैं। वो सिर्फ अपने फायदे को ध्यान में रख करके विरोध कर रहा है। और भारत यकीन मानिए कि भारत जब सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनेगा तो उससे विश्व बिरादरी को बड़ा फायदा होगा, उससे वर्ल्ड कम्युनिटी को बड़ा फायदा होगा। लेकिन चीन अपने संकीर्ण हितों को ध्यान में रख करके, अपने फायदे को ध्यान में रख करके, अपने मतलब कि एक जो उसका जो नैरो एजेंडा है उसको ध्यान में रख करके भारत का विरोध कर रहा है। तो उसमें उसके विरोध का जो पहला कारण है वो ये है कि चीन सिक्योरिटी काउंसिल में सिक्योरिटी काउंसिल में अलग थलग पड़ जाएगा। देखिए इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि देखिए अभी जो ये P5 मेंबर हैं, चीन, रूस, ब्रिटेन,
फ्रांस, देखिए ये अमेरिका। देखिए ये थोड़ा समझने की बात है। देखिए अभी जो वर्तमान सिनारियो है, पिछले आप 10-12 वर्षों से आप देखेंगे तो अभी यहाँ पर जो ये P5 मेंबर हैं, तो ये आपने ज्यादातर मौकों पर देखा होगा कि इसमें 2 गुट हैं। एक गुट में देखिए ये जो है इनका एक गुट है और इन दोनों का एक गुट है। तो अभी आप देखेंगे कि जो सिनारियो दिख रहा है, जो परिदृश्य आपको दिख रहा है पिछले 10-12 वर्षों से आप देखेंगे तो इन तीनों का एक गुट है। किसी भी मुद्दे पर आप देखेंगे तो जनरली ये जो 3 देश हैं एक तरफ होते हैं, ये एक तरफ होते हैं। तो चीन ये सोच रहा है, मतलब चीन को ऐसा लगता है, चीन को इस बात का डर है, चीन को ऐसा एक संभावना नजर आती है कि यदि सपोज करिए भारत अगर परमानेंट मेंबर बन जाता है, तो भारत अगर परमानेंट मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल का बन जाता है, जो कि अभी ये है नहीं, हम उदाहरण के रूप में बता रहे हैं क्योंकि आपको समझाना है इस चीज को। अगर भारत सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बन जाएगा तो भारत एक ऐसा देश है जो भाई भारत का इन सब से तो अच्छा संबंध है ही है, और इसके साथ ही साथ जो ये रूस है इससे भी भारत का अच्छा संबंध है। अब बचा कौन? चीन। और जब भारत सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बन जाएगा तो बहुत ज्यादा संभावना है, आप ये मान के चलिए कि लगभग ऐसे ही होगा कि भारत किसी भी मुद्दे पर रूस को कन्विंस कर लेगा। भारत रूस को किसी भी मुद्दे पर कन्विंस कर लेगा और इन सबको भी कन्विंस कर लेगा। तो इनको तो कन्विंस कर ही लेगा इस गुट को, साथ साथ रूस को भी भारत कन्विंस कर लेगा, क्योंकि भारत और रूस एक बड़े ट्रस्टेड एलाई हैं, बड़े ही विश्वसनीय मित्र हैं। आज थोड़ा सा सिचुएशन खराब है यूक्रेन वार की वजह से लेकर के, भाई पश्चिमी देशों ने, नाटो गुट ने रूस के ऊपर इतने ज्यादा इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए हैं कि रूस मजबूरी में आज चीन के पास गया है। अदरवाइज रूस भी चीन पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करता है, क्योंकि चीन की जो इमेज है, चीन की जो छवि है, चीन का मतलब जो एजेंडा है वो बड़ा गड़बड़ है। अभी आपने मीडिया में देखा होगा, समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि चीन ने अपना एक स्टैंडर्ड मैप जारी किया है, जिसमें आप समझिए कि भारत के कुछ भाग को अपना बताया है, वियतनाम, इंडोनेशिया और तमाम सारे देशों के कुछ भागों को अपना क्षेत्र बताया है। और रूस का एक क्षेत्र है बोल्सवाई करके है, अभी एग्जैक्ट नाम हमको याद नहीं है, तो उसने रूस के उस क्षेत्र को भी अपना हिस्सा बताया है। जापान के कुछ क्षेत्र को अपना हिस्सा बताया है। तो इसकी जो विस्तारवादी नीति है ना, इससे सब सशंकित हैं, सब जो है इसको शंका की नजर से देखते हैं। तो अभी रूस बड़ी मजबूरी में इनके पास, चीन के पास गया है, अदरवाइज रूस भी चीन पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करता है। तो जब भारत सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बन जाएगा तो भारत किसी भी मुद्दे पर इनको तो कन्विंस कर ही लेगा, उसके साथ साथ इनको भी कन्विंस कर लेगा। जब भारत इसको कन्विंस कर लेगा तो ये जो 5 राष्ट्र हैं, इन 5 राष्ट्रों का एक अलग से गुट बन जाएगा। जब इन 5 राष्ट्रों का अलग से गुट बन जाएगा तो चीन जो है सिक्योरिटी काउंसिल में बिल्कुल अलग थलग पड़ जाएगा, और पूरी दुनिया के सामने चीन की जो असलियत है वो खुल जाएगी, चीन एक्सपोज हो जाएगा, और चीन अपना चेहरा छिपाए फिरेगा और चीन को जवाब नहीं दे पाएगा। और इसके ऊपर चीन के ऊपर इतना ज्यादा इंटरनेशनल प्रेशर आ जाएगा ना कि चीन किसी चीज को ना चाहते हुए भी उसको करना पड़ेगा, क्योंकि भाई इंटरनेशनल कम्युनिटी में जब पूरी तरीके से चीन एक्सपोज हो जाएगा, चीन पूरी तरीके से उसका जो असली चेहरा है वो दुनिया के सामने आ जाएगा, उसका मुखौटा
हट जाएगा तो वो प्रेशर बहुत ज्यादा झेल नहीं पाएगा। तो इसीलिए चीन ये चाहता है कि भारत को इसमें एंट्री ही ना करने दिया जाए, नहीं तो भारत पग पग पर हमारे लिए समस्या पैदा करेगा। और जैसा कि आपने देखा कि G20 समिट कॉन्फ्रेंस जो कि अभी हाल ही में न्यू दिल्ली में संपन्न हुई, तो वहां पर इस बात के पूरे कयास लगाए जा रहे थे कि जहां पर इस समय दुनिया एक प्रकार से समझिए बटी हुई है रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर के, तो वहां पर घोषणा पत्र पर सहमति की संभावना बिल्कुल थी ही नहीं, बल्कि ये आशंका लगाई जा रही थी कि कोई घोषणा पत्र जारी हो भी सकता है कि नहीं। आप घोषणा पत्र जारी होने का तो सोचिए, भारत ने सर्वसम्मति से घोषणा पत्र जारी करवाया। अब भारत की जो कूटनीतिक सफलता है उसको आप समझिए। तो अगर इतने बटे हुए इतने संकट काल में, इतने एक प्रकार से संघर्ष के माहौल में, बटे हुए माहौल में भारत ने एक कंसेंसस से घोषणा पत्र जारी करवाया न्यू दिल्ली में, तो बहुत ज्यादा संभावना है कि अगर भारत शामिल हो गया सिक्योरिटी काउंसिल में तो वो किसी भी मुद्दे पर इस गुट से भी आराम से बात कर लेगा, इनको भी कन्विंस कर लेगा और इनको लेकर के पूरा का पूरा गुट बना लेगा और चीन अलग थलग पड़ जाएगा। चीन का चेहरा, चीन का मुखौटा हट जाएगा, दुनिया के सामने वो शर्मसार हो जाएगा, दुनिया के सामने वो एक्सपोज हो जाएगा और अंततः चीन जो है न चाहते हुए भी किसी भी प्रस्ताव को उसको समर्थन करना पड़ेगा, क्योंकि चीन जवाब दे ही नहीं पाएगा। चीन की बड़ी किरकिरी, बड़ी शीशा लेदर हो जाएगी। इसीलिए चीन ये चाहता है कि भारत को इसमें एंट्री ही ना दिया जाए, अदरवाइज वो पग पर समस्या पैदा करेगा, हमारे लिए समस्याएं पैदा होंगी। तो पहला फैक्टर यही है कि चीन सिक्योरिटी काउंसिल में अलग थलग पड़ जाएगा। चीन सिक्योरिटी काउंसिल में अलग थलग पड़ जाएगा तो वो पूरा का पूरा उसका जो पूरी दुनिया के सामने वो एक्सपोज हो जाएगा और चीन जवाब नहीं दे पाएगा। तो पहली चीज तो यही है। इसीलिए चीन चाहता है कि भारत को इस ग्रुप में शामिल न होने दिया जाए, भारत को इस ग्रुप से बाहर ही रखा जाए। और जो दूसरी चीज जो चीन इस संबंध में तांगा लगा रहा है वो ये है कि तीसरी दुनिया के लीडरशिप का जो क्वेश्चन है, तीसरी दुनिया के लीडरशिप का जो क्वेश्चन है, ये भी एक बहुत ही सेंसिटिव क्वेश्चन है। और तीसरी दुनिया की लीडरशिप को लेकर के भारत और चीन के बीच आप समझिए कि पिछले लगभग 50-60 वर्षों से एक कसमकस, एक कंपटीशन, एक प्रतिस्पर्धा है का दौर चल रहा है। जो दूसरा बिंदु है, तीसरी दुनिया के नेतृत्व प्रतिस्पर्धा। देखिए जो तीसरी दुनिया है, जो थर्ड वर्ल्ड है, इनकी लीडरशिप चीन करेगा कि भारत करेगा, भारत करेगा कि चीन करेगा। तो इस मुद्दे को लेकर के, इस विषय को लेकर के, इस पॉइंट को लेकर के भारत और चीन के बीच लगभग पिछले 60-70 वर्षों से एक कंपटीशन, एक रस्साकसी, एक खींचतान चल रही है। आपको याद होगा कि 1955 बांडुंग कॉन्फ्रेंस, बांडुंग सम्मेलन हुआ था। इसमें एशिया और अफ्रीका के, इसमें एशिया प्लस अफ्रीका के 29 देश शामिल हुए थे। और उस समय ये जो बांडुंग सम्मेलन था वो तीसरी दुनिया के बीच एकता को लेकर के या उनके बीच इंटरनेशनल मुद्दों पर सहमति को लेकर के ही वो बुलाया गया था। और उस समय नेहरू जी की जो इमेज थी इंटरनेशनल
लेवल पर इंटरनेशनल कम्युनिटी में, विश्व बिरादरी में वो बहुत हाई लेवल की थी। और नेहरू जी का यही उद्देश्य था कि भाई एशिया और अफ्रीका के जो देश हैं इनको जो ये कुटीय राजनीति है उसमें नहीं पड़ना चाहिए और हमें किस प्रकार से अपने विकास पर ध्यान देना है, इंटरनेशनल लेवल पर एक स्वतंत्र निर्णय बनाए रखना है, स्वतंत्र निर्णय लेना है, स्वतंत्र नीति का अनुसरण करना है। तो यहाँ पर जो एशिया और अफ्रीका के जो देश आए बांडुंग सम्मेलन में, तो एशिया और अफ्रीका को लीड कौन करेगा, तो भाई भारत ने उसमें बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। और ये चीजें चीन को बड़ी नागवार गुजरी। और चीन जो है, चीन का मतलब चीन की जो इमेज थी, चीन की जो उस समय वो एक प्रतिष्ठा थी इंटरनेशनल लेवल पर, वो नहीं थी। और भारत को हर जगह से सपोर्ट भी मिल रहा था, भारत को ज्यादा इंटरनेशनल कम्युनिटी एक्सेप्ट भी कर रही थी बनिस्बत चाइना के। तो चाइना को ये चीजें अच्छी नहीं लग रही थी और चीन ने नेहरू की इमेज को खराब करने के लिए, नेहरू की इमेज को धूल धूसरित करने के लिए, नेहरू की इमेज को धक्का पहुंचाने के लिए ही जो 62 का जो इंडो चाइना वार है वहां पर भारत के ऊपर जबरदस्ती आक्रमण करता है। नहीं तो नेहरू जी ने आप समझिए कि हद से ज्यादा जा करके हद से ज्यादा झुक करके उन्होंने टकराव को टालने की कोशिश किया। लेकिन चीन तो वास्तव में नेहरू की इमेज को धूल धूसरित करने पर, उनको बेइज्जत करने पर आमादा था। तो वो नेहरू की हर कोशिशों को नकारते हुए, नेहरू के हर प्रयास को नाकाफी मानते हुए उसने भारत के ऊपर अटैक किया और अंत में नेहरू जी की इंटरनेशनल छवि को धूल धूसरित किया, भारत को बेइज्जत किया। तो ये जो तीसरी दुनिया की जो लीडरशिप का जो क्वेश्चन है वो भारत और चीन के बीच एक बड़ा ही जटिल इशू है। भाई ये भारत ये चाहता है कि हम लीड करें, चीन ये चाहता है कि हम लीड करें। तो जो इतना मतलब कि जो इतने देश हैं उनकी लीडरशिप को लेकर के जो ये रस्साकसी है तो वो भी दोनों देशों के बीच चल रही है। और चीन ये चाहता है, चीन की ऐसी ये सोच है, चीन का ऐसा ये मानना है, चीन का ऐसा परसेप्शन है, नजरिया है, दृष्टिकोण है, कुछ भी आप कह लीजिए। तो चीन को ऐसा लगता है कि जब भारत सिक्योरिटी काउंसिल में शामिल हो जाएगा तो भारत की जो इंटरनेशनल इमेज है वो बढ़ जाएगी और इंटरनेशनल लेवल पर जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो भारत की बात को ज्यादा तवज्जो देगी और भारत विश्व के मुद्दे पर बहुत ही डिसाइसिव रोल प्ले, विश्व के मुद्दे पर निर्णायक भूमिका में आ जाएगा। तो फिर वहां पर उसको लगता है कि हमें नुकसान होगा। भाई नुकसान तो होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से भारत की जो एक इमेज है इंटरनेशनल लेवल पर आज, चाहे नेहरू जी के टाइम में रही हो, चाहे इंदिरा जी के टाइम में रही हो या और भी प्रधानमंत्रियों के टाइम में रही हो, चाहे जैसे आज है, तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो इंटरनेशनल लेवल पर जो भारत की जो इमेज है, भारत की जो गुडविल है, उसको इंटरनेशनल कम्युनिटी ज्यादा विश्वास के नजरिए से, ज्यादा विश्वसनीय नजरिए से देखती है बनिस्बत चीन के। तो ये बात चाइना को ऐसा लगता है, चाइना का ऐसा परसेप्शन है कि जब भारत सिक्योरिटी काउंसिल में एंट्री कर जाएगा एज ए परमानेंट मेंबर के रूप में, तो निश्चित तौर पर जो थर्ड वर्ल्ड जो है वहां पर भारत प्लस पॉइंट पर आ जाएगा, भारत को ज्यादा तवज्जो मिलने लगेगी। तो एक पॉइंट ये भी है, इसीलिए चीन चाहता है कि भारत को इसमें एंट्री ना होने दिया जाए, भारत को इसमें घुसने ही ना दिया जाए। और जो तीसरा फैक्टर है जो भारत का विरोध कर रहा है चीन इस संबंध में, वो ये है वैश्विक मुद्दों पर या वैश्विक मुद्दे पर भारत निर्णायक स्थिति में आ जाएगा। देखिए, चीन को ऐसा लगता है कि भारत जब सिक्योरिटी काउंसिल में एंट्री कर जाएगा, जब एज ए परमानेंट मेंबर के रूप में भारत आके बैठ जाएगा,
तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो भी इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं, जो भी इम्पोर्टेंट वैश्विक मुद्दे हैं, वहां पर भारत एक डिसाइसिव रोल में आ जाएगा, एक निर्णायक स्थिति में आ जाएगा। क्योंकि भाई जब वो सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर भारत हो जाएगा तो उसमें भारत की सहमति अनिवार्य हो जाएगी। तो अभी भारत हर मुद्दे पर वो अपना स्टेटमेंट देता है, भाई हम एक विश्व के सबसे बड़े देश हैं, जनसंख्या के रूप में विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, एक उभरती हुई आर्थिक ताकत है, वो तमाम सारी चीजें हैं। तो भारत बोलता है, भारत अपना स्टेटमेंट देता है, लेकिन भारत की जो एक निर्णायक भूमिका होनी चाहिए, भारत उसको नहीं निभा पा रहा है। तो जब सिक्योरिटी काउंसिल में भारत आ जाएगा, जब सिक्योरिटी काउंसिल में एज ए परमानेंट मेंबर के रूप में भारत एंट्री कर जाएगा, तब भारत हर मुद्दे पर, हर इंपॉर्टेंट इश्यू पर, हर इंपॉर्टेंट ग्लोबल इश्यूज पर भारत की जो राय है वो उसको मानना, या भारत की मतलब जो भारत का मतलब जो स्टैंड है वो निर्णायक हो जाएगा। तब भारत एक निर्णायक स्थिति में आ जाएगा, भारत की बात को भी मानना एकदम जरूरी हो जाएगा जब वो परमानेंट मेंबर बन जाएगा। तो चीन को ऐसा लगता है कि भारत जब परमानेंट मेंबर बन जाएगा तो वो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पर, वैश्विक मुद्दों पर हमसे ज्यादा निर्णायक स्थिति में आ जाएगा। क्योंकि भारत के साथ जो गुडविल है इतनी बड़ी, उसका प्लस पॉइंट तो मिलेगा ही मिलेगा, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो इन तमाम सारे बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए, इन तमाम सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए चीन जो है इसी वजह से ये चाहता है कि भारत को इसमें घुसने ना दिया जाए, भारत को अपने बराबर खड़ा ना होने दिया जाए। तो यही सब वजह हैं जिनकी वजह से चीन भारत का विरोध कर रहा है कि भारत को इसमें एंट्री ना करने दिया जाए, भारत को यहाँ पर आने ही ना दिया जाए। और अब हम ये देखेंगे कि जब भारत सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बन जाएगा, जब भारत एज ए परमानेंट मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल में एंट्री कर जाएगा, तो उससे भारत को लाभ क्या होगा, उससे भारत को क्या फायदा होगा, जो भारत इतना एफर्ट लगा रहा है कि हमें सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप दी जानी चाहिए। देखिए, इससे भाई भारत को तो फायदा होगा ही होगा। हम समझते हैं कि इससे जो सबसे बड़ा फायदा होगा वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को होगा, और खास करके जो तीसरी दुनिया के देश हैं, जो ग्लोबल साउथ है, उसको बहुत फायदा होगा। क्योंकि भारत का अभी तक ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि भारत ने इंटरनेशनल लेवल पर, चाहे वो यूएन का मंच रहा हो, चाहे ब्रिक्स का मंच रहा हो, चाहे नैम का मंच रहा हो, या आसियान का मंच हो, या और भी कोई इंटरनेशनल मंच रहा हो, तो भारत ने सदैव मानवता की बात की है, विश्व बंधुत्व की बात किया है, उसने कम्युनिटी की बात किया है, उसने अपने पर्सनल इंटरेस्ट को भी एक प्रकार से दांव पर लगा करके भी मानवता के हित की बात किया है। भाई नेहरू जी इसके जीते जागते उदाहरण थे, वो और भी हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो भाई भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें नैतिकता भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। भाई नैतिकता ही सब कुछ नहीं है, लेकिन अन्य देशों की तुलना में हम इन मुद्दों को ज्यादा तवज्जो देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो भारत को इससे फायदा क्या होगा? देखिए, भारत जो सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप चाहता है, उससे भारत को क्या लाभ होगा, या उससे मतलब भारत किस प्रकार से लाभान्वित होगा? तो हमारा जहां तक मानना है, जो चीजें उभर करके आ रही हैं, देखिए इससे भारत को तो जो फायदा होगा ही होगा, क्योंकि भाई सबके हित में हमारा भी हित है। भाई हम तो विश्व बिरादरी की बात करते हैं, विश्व समुदाय की बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, पूरा विश्व एक परिवार है, एक भविष्य है, हम इसकी बात करते हैं। तो जहां सबका हित सधेगा, सबके हित में ही हमारा हित है, तो हम समझते हैं कि जो सबसे बड़ा फायदा होगा वो विश्व बिरादरी को होगा।
विश्व बिरादरी को होगा, क्योंकि भारत सदैव मानवता, विश्व बंधुत्व, भाईचारा, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। भाई भारत का यह मानना है कि कितना भी बड़ा इंटरनेशनल प्रॉब्लम हो, इंटरनेशनल क्राइसिस हो, इंटरनेशनल समस्या हो, उसे बातचीत के द्वारा सुलझाया जाना चाहिए। हम सत्य और अहिंसा के विचार में, भाव में विश्वास करते हैं और हमारी फॉरेन पॉलिसी में इन तत्वों का भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है अन्य राष्ट्रों की तुलना में। तो जब भारत सिक्योरिटी काउंसिल में एंट्री कर जाएगा तो उससे जो छोटे छोटे मुद्दों को लेकर के राष्ट्रों के बीच युद्ध हो रहे हैं, जैसे आप समझिए कि रूस और यूक्रेन के बीच का जो युद्ध है, ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार से समझिएगी तो अहंकार का युद्ध है। अगर यूक्रेन नाटो की सदस्यता न लेता, मतलब नाटो की सदस्यता को लेने का प्रयास न करता, तो रूस उस पर अटैक न करता। अब भाई यूक्रेन एज ए सॉवरेन नेशन है, सॉवरेन स्टेट है, तो भाई उससे नाटो की सदस्यता लेने का भी अधिकार है, उससे भी कोई दो राय नहीं। तो रूस को लगा कि नाटो की सदस्यता ले लेगा तो नाटो हमारे द्वार तक आ जाएगा। तो मतलब ये जो चीजें हैं, ये जो चीजें इतनी कॉम्प्लेक्स बन गई हैं, अगर ये दिन को सुलझाया जाता तो भाई कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलता। तो हम समझते हैं कि अगर भारत यहाँ पर सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर होता तो शायद इस युद्ध को रोका जा सकता था, या जो इतनी बड़ी त्रासदी आज मानवता के सामने, विश्व समुदाय के सामने खड़ी है, तो ये शायद ऐसा न हो पाता। तो हम ये समझते हैं कि इससे विश्व बिरादरी को बहुत फायदा होगा, क्योंकि भारत किसी भी मुद्दे पर बिल्कुल लास्ट तक जा करके टकराव को, युद्ध को, हिंसा को, मारकाट को रोकना चाहता है और किसी भी हालत में वो समाधान शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत के द्वारा ही वो सुलझाने की बात करता है, सुलझाने की तरफदारी करता है, सुलझाने का प्रयास करता है। तो इससे हम समझते हैं कि सबसे बड़ा फायदा विश्व बिरादरी को होगा और विश्व समुदाय को होगा। और जो दूसरी चीज है, इससे भारत की जो प्रतिष्ठा है, गरिमा है, बढ़ेगी। भाई इससे भारत की जो इंटरनेशनल इमेज है, इंटरनेशनल जो उसकी जो गरिमा है वो बढ़ेगी, उसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि भारत जब इतने बड़े एलिट ग्रुप में शामिल हो जाएगा, जो कि एक निर्णायक संस्था है, पूरे विश्व की जो सुरक्षा और शांति का जो जिम्मा है सिक्योरिटी काउंसिल के पास है, जब भारत इस ग्रुप में शामिल हो जाएगा तो इंटरनेशनल लेवल पर जो पीस एंड सिक्योरिटी है वो और ज्यादा स्टेबल रूप में सामने आएगी और ज्यादा मजबूत रूप में सामने आएगी। अभी जिस प्रकार का जो इंटरनेशनल सिनारियो है, ये बड़ा एक अस्थिर सा माहौल है इस समय। इसमें आप देखेंगे तो इंटरनेशनल लेवल पर जैसे भगदड़ सी नहीं होती, वो मची हुई है। कौन किसके ऊपर कब आक्रमण कर देगा कुछ कहा नहीं जा सकता है। और देखिए कि यूएन जैसी संस्था बिल्कुल एकदम से असहाय और पंग होकर के देख रही है। यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो स्टेटमेंट दे रहे हैं, लेकिन कोई असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर हैं उनका जो इंटरेस्ट है वो टकरा रहा है, उनके बीच राजनीति हो रही है और यूएन जो है पंगु हो गया है। तो निश्चित तौर पर यदि भारत सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बन जाएगा तो इस प्रकार की चीजों में काफी कमी आएगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और इससे भारत की जो प्रतिष्ठा है, जो गरिमा है, जो मान सम्मान है, वो इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ेगा और भारत की बात को ज्यादा तवज्जो दी जाएगी और हर महत्वपूर्ण निर्णयों में भारत की सहभागिता होगी, भारत की मतलब बात मजबूती से सुनी जाएगी। तो इससे ये भारत को फायदा होगा। और वैश्विक मामलों में, और जो वैश्विक मामले हैं उनमें भारत एक निर्णायक रोल प्ले कर पाएगा।
वैश्विक मामलों में निर्णायक भूमिका निभा पाएगा। तो भारत वैश्विक मामलों में एक निर्णायक भूमिका निभा पाएगा जब वो जब वो सिक्योरिटी काउंसिल में एज ए परमानेंट मेंबर शामिल हो जाएगा। कैसे निभा पाएगा? जैसे मान लीजिए कि इंटरनेशनल लेवल पर कोई बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, भाई जब भारत सिक्योरिटी काउंसिल में शामिल हो जाएगा तो वहां पर इंटरनेशनल लेवल पर जो भी कार्रवाई होगी वो अगर जो सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर हैं उस पर सहमत हो गए तो यूएन के तहत कार्रवाई होगी, अगर उस पर सहमत नहीं हुए तो यूएन के तहत कार्रवाई नहीं हो पाएगी। और मान लीजिए कोई ऐसा मुद्दा है जो वर्ल्ड मतलब जो विश्व बिरादरी है, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसके फायदे में है, लेकिन किसी राष्ट्र के व्यक्तिगत रूप से नुकसानदायक है जो सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर हैं, तो अगर कोई एक सदस्य यूएन की कार्रवाई में बाधा पहुंचाने की कोशिश कर रहा है तो भारत यदि रहेगा तो उसको भाई समझाने की कोशिश करेगा और निश्चित तौर पर भारत उनको कन्विंस भी कर लेगा भाई ऐसी संभावना है। तो इससे जो है वैश्विक मामलों में भारत एक निर्णायक भूमिका निभा पाएगा। भाई अभी भारत सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं है, भारत अपना स्टेटमेंट देता है, अपने विचार व्यक्त करता है, लेकिन भारत उस जगह नहीं है जहां होना चाहिए, जहां होकर के वो शायद और अच्छा और निर्णायक कार्य कर सकता है, उस जगह भारत है नहीं। तो भारत कितना भी अच्छा विचार प्रस्तुत करेगा तो भाई अन्य देश उतना तवज्जो नहीं देते हैं जितना देना चाहिए। और जब भारत इस काउंसिल में आके बैठ जाएगा तो भारत की बात को अन्य देश तवज्जो दें या ना दें, लेकिन भारत की बात को सुनना पड़ेगा क्योंकि भारत उस सीट पर जब बैठ जाएगा तो ये तमाम सारी चीजें हैं जो इससे भारत को ये फायदा होगा। और इसके साथ ही साथ जो ग्लोबल साउथ की आवाज है, जो वैश्विक दक्षिण है, उसकी बात को भी मुखरता से भारत रख पाएगा, उनके हितों की बात को भी भारत मुखरता से उठा पाएगा। जब सिक्योरिटी काउंसिल में शामिल हो जाएगा तो हम समझते हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल में जब भारत शामिल हो जाएगा तो उससे भारत को तो फायदा होगा ही होगा, उससे विश्व बिरादरी को ज्यादा फायदा होगा, ग्लोबल साउथ को फायदा होगा, ग्लोबल साउथ की आवाज ज्यादा मुखर तरीके से, ज्यादा मजबूत तरीके से भारत उसको रख पाएगा। तो मित्रों ये आपने देखा तमाम सारी चीजों को कि जो सिक्योरिटी काउंसिल में जो भारत की परमानेंट मेंबरशिप का जो मुद्दा है उसको भारत के प्रधानमंत्री ने एक बार बहुत ही जोर शोर से उठाया है और बहुत सारे देशों ने समर्थन भी दिया। खास करके जो तुर्की के राष्ट्रपति ने जो समर्थन की बात कही है वो बहुत ज्यादा काबिल गौर करने वाली है। इसलिए है क्योंकि जो तुर्की पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाकर के बात करने वाला देश है। तुर्की ही वह देश है जिसने कश्मीर इश्यू को तुर्की ही वह देश है जिसने कश्मीर मुद्दे को 370 के हटाने के मुद्दे को बहुत सारे इंटरनेशनल फोरम पर उठाया और पाकिस्तान का खुल्ला साथ दिया था। लेकिन G20 समिट कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली में तुर्की का ये जो स्टेटमेंट रहा है सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की सदस्यता को लेकर के, ये अपने आप में बड़ा ही निर्णायक रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से तुर्की का जो स्टैंड बदला है वो भारत के लिहाज से बड़ा अच्छा है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि अब जिस प्रकार से सिक्योरिटी काउंसिल में जो परमानेंट मेंबरशिप को लेकर के भारत के संबंध में जो इंटरनेशनल लेवल पर एक जो
सहमति, एक जो बहुत बड़े मतलब बहुत ज्यादा देश इसका समर्थन कर रहे हैं, तो उससे भारत के लिए बड़ी अच्छी बात है। और चीन अब उस चीज को ज्यादा दिनों तक रोक नहीं पाएगा। अब चीन को कैसे कन्विंस करना है वो डिप्लोमेसी का काम है, उसको हम डिप्लोमेसी के तरीके से हैंडल करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो मुद्दा है ये है बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट। इंटरनेशनल कम्युनिटी को ध्यान में रख करके, इंटरनेशनल इश्यूज को ध्यान में रख करके, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को ध्यान में रख करके ये मुद्दा है बड़ा महत्वपूर्ण। अब भारत को कितनी जल्दी ये सीट मिलती है, कब मिलती है, कितना समय लगता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस प्रकार से भारत की जो डिप्लोमेसी है, भारत का जो प्रयास है, जो भारत का एफर्ट है इस संबंध में, वो काबिले गौर रहा है, प्रशंसनीय रहा है। और निश्चित तौर पर हम चीन को भी इस संबंध में कन्विंस कर लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। भाई थोड़ा समय लगेगा, अब देखते हैं कब तक होता है। तो मित्रों, आज हमने आपके सामने ये तमाम सारे इस विषय से संबंधित जो तमाम सारे बिंदु हैं उसको हमने रखा कि किसी भी सदस्य को जो परमानेंट मेंबरशिप दी जाएगी उसकी क्या प्रक्रिया है, चीन क्यों विरोध कर रहा है, भारत क्यों चाहता है सदस्यता, वो तमाम सारे मुद्दों पर हमने आपके सामने अपना विचार प्रस्तुत किया। और अब आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम आप सभी से अगले वीडियो लेक्चर में पुनः मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार, गुड नाइट, बाय।